तो नमस्कार क्लास, शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नियोनेटल सेप्सिस। आपको पता होगा इन्फेक्शन, और आपने नाम भी सुना होगा सेप्सिस। इन्फेक्शन और सेप्सिस में बस हल्का सा डिफरेंस है। सेप्सिस है एक सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। और नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेट जो अभी पैदा ही हुआ है, उसके अंदर अगर सीवियर टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो उस बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नियोनेटल सेप्सिस की बात करी जाए तो ये एक टाइप का बैक्टीरियल, मैंने क्या बोला, बैक्टीरियल ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करता है नियोनेट्स को, प्लस कुछ एक्सटेंड तक इन्फेंट को। इन्फेंट की जिसकी एज अप टू 90 डेज है ना, तब तक ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ओके, नियोनेटल सेप्सिस, इसके अंदर पहले इसकी दो लाइनिंग लिखते हैं इसके। इट इज़ ए बैक्टीरियल ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। इट इज़ ए बैक्टीरियल ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है। एक बैक्टीरियल ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करता है, डेट इफेक्ट्स नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स। और इन्फेंट्स को, ये नहीं कि पूरे इन्फेंट्स को, अप टू 90 डेज ऑफ लाइफ, 90 डेज ऑफ लाइफ तक ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये था आपका नियोनेटल सेप्सिस। ओके, अब इसके अंदर बात करें कि ये एक मेजर कोज है नियोनेटल डेथ का, लेकिन सबसे मेजर कोज नहीं है, लेकिन इट इज वन ऑफ मेजर कोज, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे इट इज वन ऑफ मेजर कोज ऑफ नियोनेटल डेथ। इट इज वन ऑफ मेजर कोज ऑफ नियोनेटल डेथ, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टाइप का, ये कितने टाइप के होते हैं नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द टाइप ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। देखो, छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में यहाँ से रेयरली ही कोई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में है इसलिए अपने को करना होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम टाइप्स। तो टाइप्स ये दो टाइप का होता है, एक अर्ली ऑनसेट, एक लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट उस न्यूनेटल सेप्सिस को कहेंगे जो बेबी के पैदा होने के विद इन 72 आवर्स के अंदर देखने को मिले, और लेट ऑनसेट ये आफ्टर बेबी की डिलीवरी के आफ्टर 72 आवर्स के बाद देखने को मिले, वो होता है लेट ऑनसेट, बस, ठीक है। जो अर्ली ऑनसेट होएगा उसका मेजरली कोज होता है मदर से रिलेटेड, क्योंकि बेबी अभी अभी निकला है मदर के वोम से, तो उस टाइम पे मदर के पास से कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेके पैदा हुआ होगा। और वहीं बात करें लेट ऑनसेट, बेबी के डिलीवरी के आफ्टर 72 आवर, इसमें ज्यादातर कोज हो सकता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट, या तो वो हो सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, या हो सकता है कम्युनिटी एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज, तो बात करते हैं टाइप्स। टाइप्स के अंदर दो टाइप्स का है, सबसे पहले है अर्ली ऑनसेट, एक है लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट और एक है लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट। ओके, अब अर्ली ऑनसेट वो इन्फेक्शन होगा, अर्ली ऑनसेट वो न्यूनेटल सेप्सिस होगा जो बेबी की बर्थ के विद इन 72 आवर्स हो, यानी अक्कर्स विद इन 72 आवर ऑफ बर्थ। अब बात करें लेट ऑनसेट, ये अक्कर्स आफ्टर 72 आवर्स, अक्कर्स आफ्टर 72 आवर्स, ये आफ्टर 72 आवर्स
होता है। ओके, अकर्स आफ्टर 72 आवर्स। ओके, अब अर्ली ऑनसेट का जो सोर्स होगा वो मैटरनल सोर्स होगा। इसका रीजन होगा मैटरनल रीजन। सोर्स मतलब कहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट, ज्यादातर मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट। हो सकता है जब बेबी की डिलीवरी होने लग रही थी उस टाइम पे बेबी को मदर की जेनाइटल ट्रैक्ट से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया, ठीक है, इसकी वजह से बेबी के अंदर सेप्सिस हो गया, ठीक है। वहीं अगर बात करें लेट ऑनसेट के, तो इसका सोर्स हो सकता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर या तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड या कम्युनिटी एक्वायर्ड, ठीक है, हॉस्पिटल या कम्युनिटी एक्वायर्ड। ओके, या तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकता है या कम्युनिटी एक्वायर्ड हो सकता है। ये है आपका लेट ऑनसेट। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, क्या क्या चीजें डिपेंड करती है अर्ली ऑनसेट के लिए और क्या क्या चीजें डिपेंड करती है लेट ऑनसेट के लिए। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर। ओके, अगर बात करूं मैं अर्ली ऑनसेट, वो इन्फेक्शन जो बेबी की डिलीवरी के विद इन 72 आवर्स हो गया और जिसका रीजन पक्का 100% मेटरनल सोर्स है। तो मेटल सोर्स से कहां से एक्सपोज हो सकता है, कैसे एक्सपोज हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। देखो, वो सारे रिस्क फैक्टर जिससे बेबी का मैटरनल फ्लूइड के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाए। जैसे अगर मदर का अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, उससे क्या हुआ है, बेबी के अंदर रिस्क बढ़ गया, ठीक है। सेकंड, मदर के अंदर पहले से ही कोई इन्फेक्शन था तो भी बेबी के अंदर सेप्सिस होने का, सेप्सिस ट्रांसफर होने का रिस्क बढ़ गया, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर दो लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एक कोई मैटरनल इन्फेक्शन, कोई भी हो सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन। अब बात करूं रिस्क फैक्टर फॉर लेट ऑनसेट, इसके अंदर देखो बेबी की डिलीवरी के 72 आवर्स के बाद, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर बेबी को ज्यादा रिस्क रहता है जब बेबी निक्कू के अंदर हो, नियोनेटल आईसीयू के अंदर, क्योंकि निक्कू के अंदर वही बच्चे जाएंगे जो अनहेल्दी होंगे, ठीक है, जो इतने जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग नहीं होगी। तो क्या होता है, जब निक्कू के टाइम पे निक्कू के अंदर बेबी होते हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ एस्टीराइल टेक्निक यूज होने की वजह से बेबी के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है और वो इन्फेक्शन सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले निक्कू स्टे, निक्कू स्टे अगर बेबी निक्कू के अंदर था। सेकंड, कोई भी बेबी के ऊपर इन्वेजिव प्रोसीजर हुई, उससे क्या हुआ, इन्वेजिव प्रोसीजर हुई तो बेबी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई ड्यू टू एनी इन्वेजिव प्रोसीजर बेबी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो गया, ठीक है। तो कोई इन्वेजिव प्रोसीजर, ओके, एनी ऑफ द इन्वेजिव प्रोसीजर। अब थर्ड बात करें, अगर बेबी का ही कोई रिस्क फैक्टर हो, बेबी ही प्रीमेच्योर हो, बेबी ही लो बर्थ वेट हो, तो ये कंडीशंस, प्रीमेच्योर बेबी, प्रीमेच्योर बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, ये सारी चीजें, ओके, ये सारी चीजें थी जो अर्ली और लेट ऑनसेट के बीच में देखने को अपने को मिलती है। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। नाउ वी टॉक अबाउट ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी, व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। तो नियोनेटल सेप्सिस का मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी की बात करें जाए तो देखो, सबसे पहले तो देखो बैक्टीरियल है तो पक्का बैक्टीरिया तो होगा, यानी बैक्टीरिया का मतलब पैथोजन, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब पैथोजन। सबसे पहले बात करेंगे पैथोजन कोज की, जिसके अंदर सबसे पहला बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है क्लेब्सिला। क्लेब्सिला इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट, मोस्ट कॉमनली पॉजिटिव एजेंट होता है बैक्टीरियल नियोनेटल सेप्सिस का, ठीक है। पैथोजन के अंदर सबसे पहले क्लेब्सिला, क्लेब्सिला, ठीक है। क्लेब्सिला के सामने लिख लो
मोस्ट कॉमन कोज इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कोज है क्लैब्सिला। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूं सेकंड पैथोजन की, तो वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। सेकंड है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये है मोस्ट कॉमन कोज इन वर्ल्ड, दुनिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, उसके बाद और बैक्टीरिया जैसे, ये तो थे मोस्ट कॉमन। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन, जो है ई कोलाई। आपने जरूर नाम सुना होगा ई कोलाई, इसके सामने लिख सकते हो सेकंड मोस्ट कॉमन कोज। सेकंड मोस्ट कॉमन कोज इज ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब थर्ड की अगर बात करें तो एक बैक्टीरिया होता है कोन्स के नाम से, CONS। कोन्स की फुल फॉर्म होती है कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, कोएगुलेस नेगेटिव और स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, इसको कहा जाता है दिस इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फॉर लेट बैक्टीरियल नियोनेटल सेप्सिस। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लो मोस्ट कॉमन कोज है ये। ठीक है, ऑफ लेट ऑनसेट सेप्सिस, लेट ऑनसेट सेप्सिस। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ लेट ऑनसेट सेप्सिस। ठीक है, कोन्स के बाद फिर एक होता है कैंडिडा, आपने जरूर नाम सुना होगा फंगी, कैंडिडा फंगी। ओके, ये थे कुछ पैथोजेनिक कोज। अब और अदर कोजेस के अंदर अगर मैं बात करूं पैथोजेंस के अलावा जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं, ये तो थे डायरेक्ट कोज। अब बात करूंगा मैं रिस्क फैक्टर के। रिस्क फैक्टर के अंदर रिस्क फैक्टर की बात करें, अगर बेबी है प्रीमेच्योर, लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योरिटी, बेबी के अंदर है प्रीमेच्योरिटी, यानी बेबी इमेच्योर है, अभी मैच्योर कंप्लीट नहीं हुआ है। थर्ड रिस्क फैक्टर की बात करेंगे मैटरनल इन्फेक्शन, कोई मैटरनल इन्फेक्शन था जो डायरेक्टली बेबी के अंदर एंटर हो गया, बेबी की ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला गया, जिसने पहले इन्फेक्शन कोज किया, उसके बाद इन्फेक्शन कन्वर्ट हो गया सेप्सिस के अंदर। अब फोर्थ रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं, वो है अगर हमने बेबी को इंक्यूबेटर या वेंटिलेटर पे रखा है। ठीक है, अगर हमने बेबी को रखा है इंक्यूबेटर के अंदर या हमने बेबी को रखा है वेंटिलेटर के ऊपर। ठीक है, तो ये सभी है रिस्क फैक्टर। उसके अंदर से बस आप थोड़ा सा ना पैथोजन वाला थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर आप हाईलाइट कर लीजिए ओनली पैथोजन। ठीक है, पैथोजन जो जिन जिन पैथोजन्स का मैंने नाम लिखा है वो सारे पैथोजन आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्लैब्सिला, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके बाद इकोलाई के बाद कोन्स का मतलब कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर पूछा जाएगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस इज क्लैब्सिला। इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड तो कौन ही पूछेगा, इंडिया के अंदर ही पूछ सकता है, तो क्लैब्सिला आपको याद रखना पड़ेगा, तो क्लैब्सिला को भी कीजिए आप हाईलाइट। बस इनफ, इतना बहुत है इटियोलॉजी। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स के। नाउ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। सबसे पहले अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं, व्हाट इज द अर्ली क्लिनिकल फीचर। तो अर्ली क्लिनिकल फीचर देखो, बेबी का काम क्या होता है, बेबी का काम होता है भाई खाना खाना, सुसु पोटी करना, बस। एक न्यूनेट के यही दो काम होते हैं, खाना खाना और सुसु पोटी करना, और फिर सो जाता है। ठीक है, तो बेबी के इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर अपने को प्रॉब्लम आनी देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो अगर बेबी पुअर फीडिंग करे तो दिस इज अ अर्ली साइन ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर की मैं बात करूंगा तो वो हैगा पुअर फीडिंग। बेबी के अंदर देखने को मिलेगी पुअर फीडिंग, और इसको लिख लो, ये है एक अर्ली साइन। बेबी के अंदर अर्ली साइन है पुअर फीडिंग, बेबी अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा। उसके बाद खाना नहीं खाएगा तो बेबी के अंदर लेथार्जी होएगी, बेबी थका थका ऐसा लो एनर्जी वाला दिखेगा अपने को, ज़्यादा अच्छे से क्राई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर सेप्सिस हो चुका है तो बेबी को बहुत ज़्यादा पेन होएगा, प्रॉब्लम होएगी, तो उसकी वजह से बेबी के अंदर इरिटेबिलिटी होएगी, और बेबी के अंदर इरिटेशन होएगी तो उससे बेबी ज़्यादा क्राई करेगा, ठीक है। तो बात करता हूं मैं इरिटेबिलिटी, या तो इरिटेबिलिटी लिख लो या एक्सेस क्राई। क्यों? क्योंकि बेबी को पेन हो रहा है। इरिटेबिलिटी एंड एक्सेसिव क्राई, एक्सेस क्राई, ओके, इरिटेबिलिटी और एक्सेस क्राई। उसके बाद बात करते हैं जब इन्फेक्शन सेप्सिस में कन्वर्ट हो चुका है तो बेबी के कुछ सिस्टम्स को अफेक्ट करेगा वो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमेशा अपने को पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होएगा बेबी को, ठीक है। बेबी अच्छे से रेस्पिरेट नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ओके। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है? टैकीपीनिया देखने को मिल सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर, टैकीपीनिया। और अगर अच्छे से सांस नहीं लेगा तो बेबी के अंदर साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है। ये है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अब बात करते हैं अदर सिम्टम, जैसे जब देखो किसी भी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन होती है तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है? अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि अपनी बॉडी को ना, बॉडी के अंदर एक ऑटोनोमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी अगर पैथोजन एंटर होता है ना तो बॉडी उसको सेल्फ किल करने की कोशिश करती है, खुद से ही किल करने की कोशिश करती है। उस चक्कर में बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो इसको हम फीवर बोल देते हैं। भाई फीवर आ गया, फीवर क्यों आया है? कि भाई इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से फीवर आया। तो बच्चे के अंदर भी सेम होता है। बच्चे के अंदर जैसे ही बैक्टीरिया एंटर होता है तो बच्चे की बॉडी रिस्पॉन्स करती है और अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो फीवर आता है। लेकिन बच्चे की भी जो बॉडी है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी एडल्ट की होती है। एडल्ट के अंदर क्या है, फीवर लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन अभी न्यूनेट है, अभी उसके सिस्टम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, तो पहले तो फीवर बढ़ेगा, लेकिन जब बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, बैक्टीरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, उस टाइम पे क्या हो गया, बेबी हाइपोथर्मिया में भी चला जाएगा। इन्फेक्शन के टाइम पे तो बेबी के अंदर फीवर आएगा, लेकिन जब वो इन्फेक्शन सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा तब बेबी को क्या होएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है। तो बेबी को क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसके बाद टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, इसके अंदर सबसे पहले तो बेबी को आएगा फीवर, सबसे पहले तो बेबी को आएगा फीवर। फीवर के बाद, ये फीवर कब आया है, जब बेबी को था इन्फेक्शन, और जब इन्फेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा सेप्सिस में, ठीक है, जब इन्फेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा सेप्सिस में तो फीवर भी कन्वर्ट हो जाएगा हाइपोथर्मिया में। बेबी की बॉडी लंबे टाइम तक टेम्परेचर को हाई नहीं रख पाएगी, ठीक है, क्योंकि बेबी के अंदर टेम्परेचर को एलिवेट करने के लिए मैकेनिज्म इतना मैच्योर नहीं होता, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया तो टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी आई, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट किया तो टैकीपीनिया और साइनोसिस देखने को मिला। अब बात करते हैं जीआईटी। अगर जब बैक्टीरियल जो सेप्सिस हुआ है उसने अगर जीआईटी को अफेक्ट किया तो क्या चीजें देखने को मिलती हैं? तो जीआईटी के अंदर क्या होएगा भाई, बेबी को जीआईटी के अंदर क्या होएगा भाई, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है,
ठीक है, बेबी को वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, हो सकता है बेबी को डायरिया भी हो जाए। ये तो क्लिनिकल फीचर। अब बात करते हैं जीआईटी के बाद डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करा है तो क्या देखने को मिल सकता है? तो देखो बीबी के अंदर हो सकता है आईसीपी इंक्रीज हो जाए, और आईसीपी इंक्रीज हो जाता है तो फॉन्टेनल कैसा देखने को मिलता है अपने को? बल्ज फॉन्टेनल। ये क्यों हुआ है? आईसीपी इंक्रीज होने की वजह से। और अगर सेप्सिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से अफेक्ट कर दिया है, तो अपने को पता है जब भी अपने ब्रेन के अंदर कुछ भी होता है, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे वो हेड ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, एक क्लिनिकल पिक्चर जो हमेशा एवरग्रीन आता वो है सीजर। तो बेबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं सीजर। ओके, बल्ज फॉन्टेनल और सीजर। ठीक है, ये चीज बेबी के अंदर क्लिनिकल फीचर देखने को अपने को मिलेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। हाउ डू वी डायग्नोस कि बेबी के अंदर न्यूनेटल सेप्सिस है? तो अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस। अपने को कैसे पता लगेगा कि बेबी के अंदर न्यूनेटल सेप्सिस है और कौन से बैक्टीरिया की वजह से? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री के अंदर कलेक्ट करेंगे कि भाई हो सकता है मदर के अंदर तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, बेबी का किस तरह से डिलीवरी हुई है, बेबी को इनक्यूबेटर में तो नहीं रखा गया, बेबी को वेंटिलेटर पे तो नहीं रखा गया, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर तो नहीं हुए। फिर बात करेंगे बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर बेबी के फीवर चेक करेंगे, कहीं कोई इंजरी वगैरह हो रही है वो चेक करेंगे, कोई स्किन के ऊपर कोई मार्क्स हैं वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग में जब जब इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं। डब्ल्यूबीसी आर द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। जब भी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर होता है तो डब्ल्यूबीसी अपना नंबर बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होया है, यहाँ पे सेप्सिस है, तो सेप्सिस के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी है ना, ये इतनी ज्यादा ना मैच्योर नहीं होती बेबी के अंदर, और ना ही इतने ज्यादा अमाउंट के अंदर इंक्रीज हो पाते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के क्या करें, स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होंगे, लेकिन जब सेप्सिस लाइक कंडीशन आएगी तो उस टाइम पे डिक्रीज हो जाएंगे, ये अनइफेक्टिव रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीबीसी के अंदर सेप्सिस की कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी। ओके, उसके बाद बात करते हैं, एक होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। जब भी बॉडी के अंदर सीवियर इन्फेक्शन होता है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता है, अपने को पढ़ा होगा, आपने हिमेटोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन। और जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होती है तो उस टाइम पे ईएसआर बढ़ता है या घटता है? तो ईएसआर हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज ईएसआर। ठीक है, ये क्या है, इन तीनों टेस्ट को हम बोलते हैं दीज आर द सेप्सिस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये तीनों टेस्ट है सेप्सिस स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, ये तीनों टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कंफर्म करने के लिए। तो कंफर्म करने के लिए अपने को क्या कंफर्म करना है यहाँ पे, कि सेप्सिस है, और सेप्सिस किस बैक्टीरिया की वजह से है। तो उस बैक्टीरिया को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड का कल्चर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कंफर्म करने के लिए, ब्लड कल्चर एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर। और ब्लड कल्चर को लिख दो, ये है एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, और साथ में इसी से हम कंफर्म करते हैं कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया अपने अंदर एंटर होया है। कौन सा टेस्ट है, ब्लड कल्चर टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट। ओके, तो ब्लड कल्चर टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं कि कौन से टाइप का पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर होया। इसको कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, ये सभी चीजें। ओके, और दूसरे टेस्ट की बात करें, जैसे हम यहाँ पे भाई एक्सरे कर लो, सीटी कर लो, एमआरआई कर लो, और यूरिन कल्चर कर लो, स्टूल कल्चर कर लो।
तो ये वेरियस टाइप के टेस्ट और हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन तो अपना है ब्लड कल्चर और सेप्सिस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ये चीज। अब ये हो गया आपका डायग्नोसिस कंप्लीट। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट। अब हम कैसे मैनेज करेंगे एक सेप्सिस वाले बेबी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेबी को देंगे सपोर्टिव केयर, ठीक है। सबसे पहली मैनेजमेंट के अंदर हम देंगे बेबी को सपोर्टिव केयर, ठीक है। क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर देंगे। सपोर्टिव केयर के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे बेबी के जो भी वाइटल्स है, जो भी करंट में प्रॉब्लम है ना, जो करंट में बेबी प्रॉब्लम फेस करने लग रहा है, उन करंट प्रॉब्लम्स को हम काउंटर करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, हम मेंटेन करेंगे टेम्परेचर को। और क्या चीज मेंटेन करेंगे, हम मेंटेन करेंगे बेबी की ऑक्सीजन को, हम मेंटेन करेंगे बेबी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। बेबी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को हम मेंटेन करेंगे। और क्या करेंगे, हम बेबी के न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे। ओके, ये सारी चीजें सपोर्टिव केयर हम देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेफिनेटिव केयर। डेफिनेटिव केयर में हाँ, हम डिजीज को ट्रीट करेंगे। डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक्टीरियल सेप्सिस है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो हम बेबी को देंगे अब एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर बात करें तो एंटीबायोटिक्स हमेशा इस बेबी के अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे और कॉम्बिनेशंस में देते हैं। केवल सिंगल एंटीबायोटिक कभी भी नहीं देते, हम कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। तो अगर इफ बेबी को है अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस है, अगर बात करूं, अगर है अर्ली ऑनसेट, ठीक है, अगर बेबी को है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस है, ठीक है, अर्ली ऑनसेट है, तो हम देंगे एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट सच इंपॉर्टेंट, ठीक है, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन दे देंगे। ओके, उसके बाद अगर है लेट ऑनसेट, लेट ऑनसेट सेप्सिस है जो 72 आवर्स के बाद होता है, तो यहां पे हम देंगे 3 एंटीबायोटिक्स। एक तो देंगे वैंकोमाइसिन, एक देंगे हम जेंटा या अमेका में से कोई एक, जेंटामाइसिन या एमिकामाइसिन में से कोई एक, जो भी अवेलेबल हो, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे, जेंटा या अमिकामाइसिन में से कोई एक। प्लस में हम देंगे सेफोटेक्सिम, सेफोटेक्सिम एंटीबायोटिक, सेफोटेक्सिम एंटीबायोटिक्स। और ये हम देंगे दोनों टाइप के 10 से 14 दिन के लिए, ठीक है। ये चीजें देंगे हम 10 टू लेके 14 डेज तक, 10 से लेके 14 दिन तक देंगे ये सारी ड्रग्स, ठीक है, 10 टू 14 डेज, ठीक है, 10 टू 14 डेज देंगे ये सारी चीजें। अब एक चीज नोट डालिए, जो ये नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एक पेशेंट है जिसी को कोई बैक्टीरियल या वायरल या कोई भी इन्फेक्शन है, कुछ भी पॉजिटिव एजेंट की वजह से इन्फेक्शन है, तो हमें ब्लड सैंपल कब लेना होता है, एंटीबायोटिक की फर्स्ट डोज के बाद, सेकेंड डोज के बाद, या एंटीबायोटिक की हाफ डोज खत्म होने के बाद, या एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले। तो हमेशा याद रखना, हमें किसी भी बैक्टीरियल कल्चर, वायरल कल्चर, फंगल कल्चर, कोई भी कल्चर लेना है ना, तो हमेशा सैंपल डोज स्टार्ट होने से पहले लेते हैं, ठीक है। तो नोट डालिए, यहां पे डालिए नोट, ठीक है, कि टेक ब्लड सैंपल
टेक ब्लड सैंपल बिफोर गिविंग फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, और इस नोट को कीजिए हाईलाइट। कई बार ये एग्जाम में यहां से एमसीक्यू बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, हमने एंटीबायोटिक्स दे दी। अब अगर बेबी के अंदर ये सेप्सिस हो ड्यू टू एनी फंगस, तो हम क्या करेंगे? तो भाई एंटी फंगल दे देंगे, सीधी बात है, साफ सीधी बात है। तो हम क्या करेंगे? एंटी फंगल दे देंगे। ठीक है, एंटी फंगल। एंटी फंगल ड्रग्स का नाम बताओ। जैसे सबसे हाईली एफिशिएंट एंटी फंगल ड्रग होते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन, ठीक है। तो एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है, इसको LAMB के नाम से भी जाना जाता है, LAMB, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, इस नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, या सिंपल कह देते हैं एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है। तो भाई काफ़ी ये एक्सपेंसिव सी पड़ती है। एक 50 mg की वाइल होती है और हमेशा 250, 200 या 150 इतनी, मतलब 100+ डोज देते हैं इसको, ठीक है। और एक 50 mg की वाइल 2,500-3 हज़ार की आती है। तो ऐसे एक टाइम इसके 10 से 14 दिन तक इसको देते हैं और इसका पूरा कोर्स 20 से 30 हज़ार तक आसानी से पड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। किसी टाइम पे जब एक बारी जब कोविड चल रहा था, उस टाइम पे ना एक ब्लैक फंगस का डिजीज आई थी, तो ब्लैक फंगस डिजीज के अंदर यही एम्फोटेरेसिन देते थे। तो एम्फोटेरेसिन उस टाइम पे, अब ये 2,500-3 हज़ार रुपये का एक जो 50 mg है ना, तो उस टाइम पे इस 50 mg की कीमत होगी थी 60-70,000, ठीक है। तो ये है एम्फोटेरेसिन भी। और जैसे फ्लूकोनाजोल, ठीक है, फ्लूकोनाजोल हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी एंटी फंगल्स के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें जाए कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन न्यूनेटल सेप्सिस के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है? तो सबसे पहला तो सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक, ठीक है, सेप्टिक शॉक। और जब ये सेप्सिस ब्रेन के अंदर पहुंच जाए तो ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन कोज कर देगा, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और फाइनली डेथ, सेप्टिक शॉक की वजह से डेथ। तो ये थे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये था आपका न्यूनेटल सेप्सिस टॉपिक। थैंक यू।